दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करूंगा सेक्शन 30 इंडियन एविडेंस एक्ट करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 24 भारतीय साक्ष्य अधिनियम और इसका बेयर एक्ट में जो लैंग्वेज लिखी वो हमने पिछली वीडियो में आप लोगों को पढ़ा दिया है। उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी। दोस्तों ये बात करती है कन्फेशन ऑफ को एक्यूज। सह अभियुक्त ने अगर कोई संस्वीकृति कर दी अपने अगेंस्ट भी और साथ के साथ दूसरे एक्यूज के अगेंस्ट भी, तो इसका असर दूसरे एक्यूज पर क्या पड़ेगा। बहुत सारे मैटर्स में ये देखने को आता है कि जब कोई पुलिस किसी एक्यूज पर्सन को अरेस्ट कर लेती है तो वो बताता है कि ऐसा अपराध मैंने तो किया ही है, साथ में मेरे एक दूसरा एक्यूज और भी, और इसी आधार पर पुलिस दूसरे एक्यूज को अरेस्ट भी कर लेती है। इससे अलग पुलिस को कोई और एविडेंस मिलती नहीं है। तो क्या ये जो एक्यूज ने बोला, एक एक्यूज ने जिसको पहले अरेस्ट किया हुआ था कि दूसरा एक्यूज भी मेरे साथ मिला हुआ था, क्या ये सफिशिएंट ग्राउंड है, क्या ये सफिशिएंट एविडेंस है, क्या ये रेलेवेंट है, क्या इसको प्रूफ माना जाएगा या ये एडमिसिबल है, ये क्या है, इसके बारे में आज मैं डिटेल से बताऊंगा दोस्तों आप लोगों को। और आप लोगों से थोड़ा सा अटेंशन आज चाहूंगा कि वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है और कॉन्सेप्ट हैं इतने जो लंबी वीडियो बना देगी। तो आपसे उम्मीद है कि मोटा रजिस्टर लेकर बैठ जाइए अटेंशन के साथ और सारे रेलेवेंट फैक्ट को आप नोट करते रहिएगा। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरी वीडियोस आपको पहले 24 घंटे में सबको मिलेंगी। अगर पहले 24 घंटे के बाद अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो फिर चैनल को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन कर लीजिए, बहुत अच्छी अच्छी डिटेल्स आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। देखिए जनरल रूल क्या है दोस्तों, कन्फेशन के बारे में, संस्वीकृति के बारे में क्लियर कट है। आप कान बांध लीजिए, ये जनरल रूल है और इस जनरल रूल का केवल और केवल एक एक्सेप्शन है और वो भी कितना है इसको आज मैं डिटेल से आप लोगों को समझा दूंगा। और अगर आज आप लोगों ने ये वीडियो पूरी देखी तो दोस्तों को एक्यूज्ड के कन्फेशन के बारे में आपको कभी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अप्रूवर के द्वारा दी गई एविडेंस का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इट कैन बी प्रूव्ड अगेंस्ट द मेकर ऑफ इट, यही सामान्य रूल है कि संस्वीकृति किसके अगेंस्ट यूज की जा सकती है, केवल और केवल उस व्यक्ति के अगेंस्ट प्रूव की जा सकती है, यूज की जा सकती है, साबित की जा सकती है जिस व्यक्ति ने ऐसा कन्फेशन किया, ऐसी संस्वीकृति दी। यही जनरल रूल है और इसका जो एक्सेप्शन है, केवल और केवल एक एक्सेप्शन है इस जनरल रूल का, वो है सेक्शन 30 इंडियन एविडेंस एक्ट, नाउ सेक्शन 24 BSA। कन्फेशन ऑफ accused, one accused may be taken into consideration against co-accused। क्या कहा सेक्शन 30 ने, और वर्ड्स पर आपको फोकस करना है, वर्ड्स पर कि पीछे क्या वर्ड्स लिखे गए। और आपको मैं 4 वर्ड बता देता हूं, इन पर आपको ध्यान देना है कि कौन से वर्ड्स यहां यूज हुए हैं। अभी बता देता हूं जिससे कि आपको याद रहेगा। एक वर्ड देखिए आप, रेलेवेंट वर्ड है क्या, नोट करते जाइए। नंबर 2 एडमिसिबल वर्ड यूज हो रहा है क्या। नंबर 3 प्रूफ वर्ड यूज हो रहा है क्या, प्रूव्ड वर्ड यूज हुआ है क्या। आप ध्यान देना कि इनमें से कौन सा वर्ड यूज हुआ है। जनरली आपको यही वर्ड्स देखने को मिलेंगे बट यहां पर इनमें से कोई वर्ड नहीं है और सिंपल लिखा है मे टेक इनटू कंसीडरेशन। टेक इनटू कंसीडरेशन, नॉट प्रूव्ड, नॉट प्रूफ, नॉट एविडेंस, नॉट रेलेवेंट, नॉट एडमिसिबल। और एविडेंस भी ध्यान देना कि ये एविडेंस है या नहीं है, वो वर्ड भी क्या यूज हुआ है। सह अभियुक्त, सह अभियुक्त के विरुद्ध भी संस्वीकृति को विचार में लिया जा सकता है, विचार में लिया जा सकता है। नॉट कि वो साक्ष्य है, नॉट कि वो प्रूव किया जा सकता है, नॉट कि वो साबित किया जा सकता है, कुछ नहीं, केवल विचार में लिया जा सकता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि सेक्शन 30 के इंग्रेडिएंट्स क्या कहते हैं। कन्फेशन ऑफ को एक्यूज के रिगार्डिंग मूल तत्व क्या है, संस्वीकृति जो सेक्शन 30 में बात हुई उसके मूल तत्व क्या हैं। हालांकि डिटेल हमने पिछली वीडियो में पढ़ा दिया है क्योंकि इन्हीं पर आज हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं तो इनको भी जानना जरूरी है। पहला इंग्रेडिएंट, मोर देन वन पर्सन मस्ट बी अंडर ट्रायल फॉर द सेम ऑफेंस। क्या क्या बातें हैं, दो या दो से अधिक व्यक्ति हो, एक से अधिक व्यक्ति हो,
और उनका ट्रायल चल रहा हो, और दोनों का ट्रायल एक ही अपराध के लिए चल रहा हो। एक ही अपराध का मतलब केवल एक सेक्शन नहीं, सेम अपराध के लिए। अर्थात हिंदी में बात करें तो एक से अधिक व्यक्ति एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचाराधीन हो कोर्ट के सामने, पहली ये कंडीशन है। तो इस इंग्रेडिएंट में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे दोस्तों? यहां पर आया है अंडर ट्रायल, तो ये जॉइंट ट्रायल है, अंडर जॉइंट ट्रायल। तो ये जॉइंट ट्रायल का क्या मीनिंग होगा, इसको हम देखेंगे डिटेल से। द सेम ऑफेंस, एक ही अपराध का क्या मीनिंग होगा, इसको भी डिटेल से देखेंगे, विद एग्जांपल देखेंगे, और माननीय सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में क्या कहती है वो भी देखेंगे। सेक्शन 30 का इंग्रेडिएंट नंबर 2, मूल तत्व नंबर 2, कन्फेशन मेड बाय वन ऑफ सच पर्सन्स। सच पर्सन्स मतलब जो एक से अधिक पर्सन्स का जॉइंट ट्रायल फॉर द सेम ऑफेंस चल रहा था, उनमें से कन्फेशन किया किसी एक व्यक्ति ने। और कैसा कन्फेशन था? कन्फेशन को एक्सप्लेन किया है, कैसा कन्फेशन था? अफेक्टिंग हिमसेल्फ, अपने आप को भी प्रभावित कर रहा था जिस व्यक्ति ने किया, एंड अफेक्टिंग सम अदर सच पर्सन, जो कोई दूसरा व्यक्ति इसके साथ जॉइंटली ट्रायल है फॉर द सेम ऑफेंस, उनमें से किसी दूसरे व्यक्ति को भी अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। इसको प्रूव कर दिया गया है। आप उन वर्ड्स में से ध्यान देंगे, क्या वर्ड यूज हुआ यहां पर? प्रूव। लेकिन प्रूव किसके लिए हुआ है? प्रूव हुआ है वो कन्फेशन जो किसी एक एक्यूज ने किया है, और ये उसका एक्सप्लेनेशन कि वो एक्यूज किस कैटेगरी का होना चाहिए, वो कन्फेशन किस कैटेगरी का होना चाहिए, उस कन्फेशन को प्रूव कर दिया गया है। देन ये सेक्शन आगे पिक्चर में आएगी। ये कंडीशन प्रेसिडेंट कह सकते हैं कि ये जो दो इंग्रेडिएंट हैं, ये कंडीशन प्रेसिडेंट हैं सेक्शन 30 इंडियन एविडेंस एक्ट करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 24 भारतीय साक्ष्य अधिनियम को पिक्चर में लाने के लिए। हिंदी में देख लीजिए, ऐसे व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया ऐसा कन्फेशन, ऐसी संस्वीकृति जो स्वयं को प्रभावित करती हो और ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को भी प्रभावित करती हो, जिसका उसके साथ जॉइंट ट्रायल चल रहा है, संयुक्त विचारण हो रहा है एक ही अपराध के लिए, सेम ऑफेंस के लिए। अब यहां से आगे कोर्ट्स को क्या पावर दी गई, जब ये वाली बातें पूरी हो जाती हैं तो तीसरा इंग्रेडिएंट है द कोर्ट में टेक इनटू कंसीडरेशन। कोर्ट विचार कर सकता है, न्यायालय विचार कर सकता है। किस पर विचार कर सकता है? ऐसे कन्फेशन पर जो किसी एक एक्यूज ने दिया और वो प्रूव हो चुका है। इस प्रूफ पर भी बात करेंगे कि इस प्रूफ का क्या मतलब है। उस कन्फेशन पर, उस संस्वीकृति पर विचार कर सकता है, और किस बात के लिए विचार कर सकता है वो है सेक्शन नंबर इंग्रेडिएंट नंबर 4। कहता है एज अगेंस्ट सच अदर पर्सन एज वेल एज द पर्सन हु मेक्स सच कन्फेशन। दोनों लोगों के अगेंस्ट यूज करने के लिए विचार कर सकता है। दोनों कौन? एक वो व्यक्ति जिसने कन्फेशन किया, वो व्यक्ति स्वयं जिसने कन्फेशन स्वीकृति की, और दूसरे व्यक्ति जिसको भी प्रभावित किया इसके कन्फेशन ने। ऐसे व्यक्ति दोनों के अगेंस्ट यूज करने के लिए कंसीडर कर सकता है, विचार कर सकता है। प्रूव्ड नहीं किया जा सकता, रेलेवेंट नहीं है, एविडेंस नहीं है, एडमिसिबल नहीं है, कोई वर्ड यूज नहीं हुआ, केवल विचार कर सकती है कोर्ट इस पर। तो कितना विचार कर सकती है, क्या हो सकता है, इसके बारे में भी देखिए हम क्या क्या बात करेंगे। इसमें से कन्फेशन को बात करेंगे, भाई कन्फेशन कैसा होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि एक एक्यूज कहता है कि जी मैंने कुछ नहीं किया, मुझे तो जानबूझकर फोर्स किया गया था ये ऑफेंस करने के लिए, तब मैंने ये ऑफेंस किया, इन लोगों ने मुझे फोर्स किया था और इन्हीं लोगों ने वो रॉबरी की है, मैं तो सिर्फ बाहर खड़ा था। तो ऐसे कन्फेशन का कितनी वैल्यू होगी यहाँ, ये कन्फेशन, क्या ये कन्फेशन प्रूव कर दिया गया तब भी कंसीडरेशन में ले सकती है क्या कोर्ट? इसी तरीके से अफेक्टिंग हिमसेल्फ का क्या मतलब है, सच अदर पर्संस और प्रूव्ड, इन पर थोड़ा थोड़ा हम बात करेंगे, इसीलिए वीडियो थोड़ा लंबी होने वाली है दोस्तों। इस पर भी विचार करेंगे। द कोर्ट में टेक इनटू कंसीडरेशन, कितना कंसीडर कर सकती है, क्या कंसीडर कर सकती है, प्रूफ मान सकती है क्या। ये वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियो है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से ही है, क्योंकि कन्फेशन बहुत सारे ऑफेंसेस में, बहुत सारे केसेस में केवल और केवल कन्फेशन ही होता है। उसके आधार पर कोर्ट को डिसाइड करना होता है कि इस एक्यूज को पनिशमेंट दी जाए या नहीं। तो सबसे पहले लेते हैं हम, जो पहले इंग्रेडिएंट में वर्ड यूज हुआ, ट्राइड जॉइंटली। जो एक से अधिक व्यक्ति थे, उनका जॉइंट ट्रायल चल रहा था,
फॉर द सेम ऑफेंस, उनमें से किसी एक ने कन्फेशन किया, तो यहां पर जॉइंट ट्रायल, संयुक्त विचारण का क्या मतलब? संयुक्त विचारण में आप देखिए, संयुक्त जब जब वर्ड आएगा तो इट मींस प्लूरलिटी होनी चाहिए, बहुवचन होना चाहिए, बहुल्यता होनी चाहिए किसी की। लेकिन किस चीज की बहुल्यता? दो बातों की बहुल्यता हो सकती है। प्लूरलिटी ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड, जो अपराध किए गए वो सेम ट्रांजैक्शन में एक से अधिक अपराध किए गए थे, तो प्लूरलिटी ऑफ ऑफेंसेस हो गया। तो ऑफेंसेस को ज्वाइंट किया जा सकता है, एक से अधिक ऑफेंसेस को। दूसरा, प्लूरलिटी ऑफ पर्सन्स हो सकता है, व्यक्तियों की बहुलता हो सकती है, अर्थात एक ही अपराध को करने के लिए एक से अधिक व्यक्ति थे, तो उनको ज्वाइंट करके ट्रायल किया जा सकता है, उनको ज्वाइंटली चार्ज किया जा सकता है। तो जब प्लूरलिटी ऑफ ऑफेंस की बात आएगी तो सेक्शन पढ़िए आप, सेक्शन 220, जो आज की डेट में 243 बीएनएसएस हो गई है। और जब प्लूरलिटी ऑफ पर्सन की बात आएगी, एक से अधिक व्यक्तियों की बात आए, तो सेक्शन पढ़नी पड़ेगी आपको ज्वाइंट चार्ज के लिए, ज्वाइंटर ऑफ चार्ज के लिए 223 सीआरपीसी करस्पॉन्डिंग टू 246 बीएनएसएस। दोनों में 23 जोड़ दिया सीआरपीसी में, तो बीएनएसएस की नई सेक्शन आ गई है दोस्तों। तो यहां पर सबसे पहले अगर आपको देखना है तो सबसे पहले आप देखिए सेक्शन 23 कहती क्या है। क्योंकि देखिए इस वाली मामले में सेक्शन 30 में आपने इंग्रेडिएंट पढ़े होंगे, तो क्या ये मैटर इन्वॉल्व है? नहीं। यहां पर बात करता है प्लूरलिटी ऑफ ऑफेंसेस की, अलग अलग ऑफेंसेस की, बट यहां सेक्शन 30 में बात हो रही है एक से अधिक व्यक्तियों की, प्लूरलिटी ऑफ पर्संस की। इसलिए यहां हमारे लिए ये रेलेवेंट नहीं है, हमारे लिए सेक्शन 23 सीआरपीसी या सेक्शन 246 रेलेवेंट है। तो सेक्शन 246 कहती क्या है, उसके आधार पर फिर हमें ज्वाइंट ट्रायल समझ आ जाएगा। और जब तक ज्वाइंट ट्रायल समझ नहीं आएगा तो सेक्शन 30 इंडियन एविडेंस एक्ट, 24 भारतीय साक्ष्य अधिनियम समझ आने वाली नहीं है। देखिए सेक्शन 24 में कहा क्या गया है, बहुत बड़ी सेक्शन है, उसमें लिस्ट दी गई है, बट काम की चीज हमारे देखिए क्या है, द फॉलोइंग पर्सन्स मे बी चार्ज्ड एंड ट्राइड टुगेदर। दो वर्ड हैं, चार्ज्ड एंड ट्राइड टुगेदर। जो पर्सन, 7 कैटेगरी लिखी है ए से लेकर जी तक, स्मॉल ए से जी तक, इसमें बताई गई कुछ कैटेगरी के आधार पर यह डिसाइड होगा कि वो व्यक्ति जो एक से अधिक हैं, क्या उनको ज्वाइंटली चार्ज किया जा सकता है, उनको ज्वाइंटली ट्रायल किया जा सकता है क्या? अगर इन कैटेगरी में फॉल करते हैं एक से अधिक व्यक्ति, तो उनको ज्वाइंटली चार्ज किया जा सकता है और फिर उनका ज्वाइंटली ट्रायल भी किया जा सकता है। तो देखिए ज्वाइंट, यहां पे कई सारी कंडीशंस हैं, उनको आप पढ़ लीजिए, वो यहां पर रेलेवेंट नहीं है, बट मैं ये बताना चाह रहा था कि ये सेक्शन ने परमिट कर दिया कि एक से अधिक व्यक्तियों का ट्रायल एक साथ हो सकता है, फॉर द सेम ऑफेंस हो सकता है। बट अब आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताना चाहता हूं कि उस मैटर में क्या होगा जब एक एक्यूज तो जुवेनाइल है, जुवेनाइल को बोला जाता है चाइल्ड कंफ्लिक्ट विद लॉ, CCL, और दूसरा अडल्ट पर्सन है, दोनों ने मिलकर ऑफेंस किया है। आजकल तो बहुत ऐसा हो रहा है कि जो अडल्ट पर्सन हैं वो हेल्प लेते हैं जुवेनाइल की ऑफेंस कराने के लिए। तो कोई एक ऐसा ट्रायल चल रहा है और ज्वाइंट ट्रायल है, तो आप ध्यान से सुनना इस बात को, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं आपको, कि एक एक्यूज अडल्ट है, 18 साल से बड़ा है, और एक एक्यूज ऐसा है जो अभी 18 का नहीं हुआ है। देखिए जो एग्जैक्ट 18 का हो गया है वो अडल्ट में काउंट होगा, क्योंकि चाइल्ड की जो डेफिनेशन दी गई है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में और आईपीसी में भी, अब नई भारतीय न्याय संहिता में भी, वो ये है कि वो पर्सन जिसने अभी तक 18 की उम्र प्राप्त नहीं की है, 18 तक नहीं पहुंचा है, वो चाइल्ड कहलाएगा। अर्थात जो 18 का हो गया है वो चाइल्ड नहीं कहलाएगा, वो अडल्ट कहलाएगा। तो यहां पर एक हमारे दिल्ली में बहुत ही एकदम सेंसेबल केस हुआ था, निर्भया कांड, आप सब लोगों ने सुना होगा, रेप एंड मर्डर केस, जो चलती हुई बस में 5-6 लोगों ने मिलकर ब्रूटली रेप किया था एक लड़की का, और बाद में वो लड़की मर गई थी। उसके साथ में उसका फ्रेंड था, आई विटनेस, वो निर्भया कांड के नाम से जाना गया। उसमें एक एक्यूज जुनाइल था,
सेम ऑफेंस किया था, तो ऐसे मैटर में क्या मामला बनता है कि क्या उसको जॉइंट ट्रायल माना जाएगा? क्यों बात कही जा रही है ऐसी? क्योंकि देखिए, जो जुवेनाइल होगा, तो चाइल्ड कन्फ्लिक्ट विद लॉ होगा, वो व्यक्ति, उसका ट्रायल जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने चलेगा, चिल्ड्रन कोर्ट में चलेगा, और जो अडल्ट होगा उसका रेगुलर कोर्ट में चलेगा। लेकिन ऑफेंस सेम होंगे, बिल्कुल एकदम सेम ऑफेंस किए हैं सभी लोगों ने, तो क्या इसको जॉइंट ट्रायल कहा जाएगा? अब क्वेश्चन ये उठता है कि मान लो जुवेनाइल जो है, सीसीएल जो है, उसने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने कन्फेशन कर दिया, और उस कन्फेशन में खुद को भी अफेक्ट किया, अपने अगेंस्ट भी दिया ये कन्फेशन, और जो रेगुलर कोर्ट में ट्रायल चल रहा है 5 एक्यूज का, उनके अगेंस्ट भी यही कन्फेशन दिया। तो क्या इस जुवेनाइल का जो कन्फेशन है, इन 5 जुवेनाइल के 5 रेगुलर कोर्ट में जिनका ट्रायल चल रहा है, उन एक्यूज पर्संस के अगेंस्ट पढ़ा जा सकता है क्या, यूज हो सकता है क्या? इस पॉइंट पर ये ट्रायल, जॉइंट ट्रायल तो आप समझ गए होंगे, बट क्या अलग अलग कोर्ट में सेम ऑफेंस का, सेम इंसिडेंट का ट्रायल इन सिचुएशन में चल रहा है, तो क्या उसकी वैल्यू होगी? देखिए दोस्तों, इसके बारे में एक मैटर कभी पहले आया था, प्रताप सिंह वर्सेस झारखंड, और ये 2005 का केस है, और ये फुल बेंच ऑफ 5 जजेस है सुप्रीम कोर्ट की। उसमें ये कहा गया कि यहां पर जो ट्रायल है, जॉइंट ट्रायल है, और कन्फेशन की बात कही जा रही है, और उसका यूज दूसरे एक्यूज के अगेंस्ट हो सकता है, तो दे मस्ट बी ट्राइड इन सेम कोर्ट। इस केस में, प्रताप सिंह वर्सेस झारखंड वाले केस में 2005 में कहा गया था कि तभी पॉसिबल है ऐसा जब एक ही कोर्ट में ट्रायल चल रहा हो उन सभी एक्यूज पर्संस का। अर्थात यहां पर एक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने ट्रायल, दूसरा रेगुलर कोर्ट के सामने ट्रायल। अगर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने कोई कन्फेशन किया तो जुवेनाइल ने, तो उसका यूज रेगुलर कोर्ट में ट्रायल झेल रहे एक्यूज पर्संस के अगेंस्ट नहीं हो सकता है। और इसके आगे देखिए, और एक कारण बता देता हूं, दूसरा कारण क्या है, उसी प्रताप सिंह वाले मामले में भी कहा गया। देखिए, सेक्शन 23 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, केयर एंड प्रोटेक्शन 2000 का, इसमें 2 सबसेक्शन पढ़िए काम की है। सबसेक्शन 1 कहती है, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 223 सीआरपीसी और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। ये सेक्शन 23 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000, इसकी सबसेक्शन 1 कहती है कि सीआरपीसी की सेक्शन 223, जो अब क्या पढ़ी जाएगी, सेक्शन 246 बीएनएसएस, चाहे तो इसमें कुछ भी लिख दिया हो, उसके आधार पर जॉइंट ट्रायल बनता हो, या फिर किसी दूसरे लॉ में, स्पेशल लॉ में, लोकल लॉ में भी कुछ लिख दिया हो, लेकिन यह सेक्शन कहती है, देयर शैल बी नो जॉइंट प्रोसीडिंग ऑफ अ चाइल्ड अलेज्ड टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। जॉइंट प्रोसीडिंग नहीं हो सकती, किसके साथ? विद अ पर्सन हु इज नॉट अ चाइल्ड, जो व्यक्ति चाइल्ड नहीं है, ऐसे व्यक्ति के अगेंस्ट एक चाइल्ड की जॉइंट प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती, ये इसमें कहा गया। इट मींस सिंपल सा, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को भी आप पढ़ेंगे तो क्लियर लिख दिया गया कि अडल्ट के साथ जॉइंट ट्रायल जुवेनाइल का नहीं हो सकता। इसकी सबसेक्शन 2 देख लीजिए। सबसेक्शन 2 कहती है, ड्यूरिंग द इंक्वायरी बाय द बोर्ड, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने जो इंक्वायरी चल रही है, उस इंक्वायरी में यह निकल कर आता है कि कोई पर्सन चाइल्ड नहीं है, जो उनके सामने खड़ा, उनके सामने पेश किया गया है फॉर द पर्पज ऑफ ट्रायल, वो तो चाइल्ड है ही नहीं, उस इंक्वायरी में ये निकल कर आया, तो फिर क्या होगा? सच पर्सन शैल नॉट बी ट्राइड अलोंग विद अ चाइल्ड। अगर वो बड़ा बन गया है तो अब रेगुलर कोर्ट में ट्रायल चलेगा उसका, वहां से फॉरवर्ड कर दिया जाएगा रेगुलर कोर्ट के लिए। इन दोनों बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो ऐसी सिचुएशन में जहां पर एक व्यक्ति चाइल्ड है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में कवर होता है, और दूसरा व्यक्ति अडल्ट है, जो रेगुलर कोर्ट में ट्रायल है, तो दोनों के कन्फेशन एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं पढ़े जा सकते, सेक्शन 30 उस पर एप्लीकेबल नहीं होगी। अब बात करते हैं
हमारी बात किस पे चल रही थी कि जॉइंट ट्रायल क्या होता है, जॉइंट चार्ज क्या होता है। तो एक सेक्शन है 211 सीआरपीसी, नाउ 234, इसमें भी 23 प्लस करके ही आ गया है। यहां पर बात हुई है कंटेंट ऑफ चार्ज। इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, थोड़ी सी अटेंशन आप लोगों की चाहिए। इस बात को समझा तो जॉइंट ट्रायल आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कंटेंट ऑफ चार्ज में देखिए सबसेक्शन 1 में कहा गया कि एवरी चार्ज अंडर दिस संहिता shall state the offense with which the accused is charged। जो कंटेंट होंगे जब चार्ज लगाया जाएगा किसी अक्यूज पर्सन के अगेंस्ट कोर्ट में, तो उसके कंटेंट क्या होंगे, उसके अंतर्वस्तु क्या होगी। तो सबसेक्शन 1 ने कहा कि उस ऑफेंस को लिखा जाएगा उसमें जो ऑफेंस उस अक्यूज पर्सन ने किया है, अपराध जो किया है उस अपराध को लिखा जाएगा जिस अपराध के लिए उस व्यक्ति को आप चार्ज करना चाहते हैं। और सबसेक्शन 2 देखिए क्या कहा है कि अगर किसी लॉ ने, चाहे वो बीएनएस है, चाहे वो आईपीसी, चाहे अदर लॉ, अगर उन्होंने ऐसे ऑफेंस का कोई नाम दे दिया है, जैसे कि बहुत बड़े इंग्रेडिएंट को मिलाकर एक ऑफेंस बनता है, चीटिंग, डकैती, रॉबरी, थेफ्ट, मर्डर, अगर कोई नाम दे दिया है किसी ऑफेंस को, तो क्या कहा, द ऑफेंस मे बी डिस्क्राइब्ड इन द चार्ज बाय दैट नेम ओनली। अगर केवल और केवल उस ऑफेंस के इंग्रेडिएंट ना लिखकर चार्ज में केवल और केवल उसका नाम लिख दिया है, तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि वर्ड यूज हुआ है मे बी, ओनली, तो भी काम चल जाएगा। सबसेक्शन 3 हमारे काम के लिए। सबसेक्शन 4 और देख लीजिए, सेक्शन ऑफ लॉ शैल बी मेंशन्ड इन द चार्ज। सेक्शन ऑफ लॉ, जैसे मर्डर की बात करें, मर्डर का चार्ज है, तो अगर आईपीसी में है तो उस पर सेक्शन जरूर लिखी जाएगी, 302 आईपीसी का चार्ज आप पर लगाया जाता है। अर्थात आप समझ पा रहे हैं कि चार्ज कहां किससे कनेक्ट हो रहा है। जितनी भी बातें हमने यहां पर की, इसमें अल्टीमेटली चार्ज का कनेक्शन किससे है, चार्ज और ऑफेंस डायरेक्ट रिलेशन है। चार्ज मींस ऑफेंस मेंशन्ड इन अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ भारतीय न्याय संहिता और एनी अदर लॉ। चार्ज से सीधे सीधे मतलब निकल कर आ रहा है, जो हमें पीछे सेक्शन, उसके चार्ज के कंटेंट देखिए, सेक्शन 211 सीआरपीसी एंड सेक्शन 234 बीएनएसएस में, 234 बीएनएसएस में। तो सीधा सीधा मतलब है कि चार्ज की जहां जहां बात हो रही है, जॉइंट ट्रायल की बात हो रही है, इट मींस कि वो ऑफेंस ही है कहीं ना कहीं। अब क्वेश्चन आता है कि सेम ऑफेंस चार्ज्ड विद सेम ऑफेंस, जॉइंट का तो मतलब आप समझ गए, सेक्शन 223 सीआरपीसी, सेक्शन 246 बीएनएसएस, इसमें जो कंप्लीट कर देंगे, वो कंडीशन पूरी हो जाएंगी, तो कहा जाएगा कि हाँ ये जॉइंट ट्रायल है। अब जॉइंट ट्रायल किस बात का, फॉर द सेम ऑफेंस, एक ही ऑफेंस के लिए। तो फॉर द सेम ऑफेंस का क्या मतलब, एक ही अपराध का क्या मतलब, उसको समझने के लिए समझना पड़ेगा आपको दोस्तों। एक होता है आइडेंटिकल ऑफेंस और एक होता है सिमिलर ऑफेंस। आइडेंटिकल मींस अभिन्न अपराध। अभिन्न का अगर आप हिंदी में देखें, इसका संधि विच्छेद करें तो भिन्न, भिन्न का मतलब डिफरेंट, जो डिफरेंट नहीं है, इट मींस सेम, एग्जैक्ट, बिल्कुल वही, आइडेंटिकल ऑफेंस। अगर एक एक्यूज पर 103 बीएनएस मर्डर का चार्ज है, मर्डर का ऑफेंस ट्राई किया जा रहा है एक एक्यूज पर, तो दूसरे पर भी मर्डर ही होना चाहिए। बहुत ध्यान से सुन लेना, आगे आपको क्वेश्चन देने वाला हूं मैं। अगर ये बात आपने ध्यान से सुनी तो क्वेश्चन का जवाब दे देंगे। फॉर द सेम ऑफेंस का मतलब आइडेंटिकल ऑफेंस, नॉट सिमिलर ऑफेंस। सिमिलर का मतलब समान, उसी के जैसा। तो देखिए एक एक्यूज है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, और ध्यान से सुना होगा, सिमिलर का मतलब आइडेंटिकल। अब ध्यान देना, कल मैंने एक एक्सप्लेनेशन नंबर 1 पढ़ाया था सेक्शन 30 में, और वहां ये कहा था कि यहां जो सेम ऑफेंस वर्ड यूज हो रहा है, इस ऑफेंस में उस ऑफेंस का अबेटमेंट भी शामिल है, उस ऑफेंस की अटेम्प्ट भी शामिल है। नोट कर लेना, कितने वर्ड्स, 2, अबेटमेंट भी शामिल है, अटेम्प्ट भी शामिल है उसी ऑफेंस की। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं,
ए इज एक्यूज ऑफ मर्डर ऑफ एक्स, एक्स का मर्डर किया है ए ने, बहुत ध्यान से सुनना है। बी एंड सी आर एक्यूज ऑफ अबेटमेंट ऑफ द सेम मर्डर, बी एंड सी अबेटर हैं एक्स के मर्डर के लिए, एंड डी इज एक्यूज ऑफ डिस्ट्रॉइंग एविडेंसेस फॉर द सेम मर्डर, और डी के ऊपर आरोप है कि इस मर्डर को हो जाने के बाद जो इसकी एविडेंसेस थी उनको डिस्ट्रॉय किया है। तो कितने एक्यूज हुए? 4 एक्यूज हुए। चारों के ऊपर जब चार्ज लगाया जाएगा तो ए के ऊपर चार्ज लगाया जाएगा मर्डर का, बी एंड सी के ऊपर चार्ज लगेगा अबेटमेंट ऑफ दैट मर्डर का, और सी के ऊपर चार्ज लगेगा डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंसेस का। और जब आप सेक्शंस की बात देखोगे तो सेक्शन ए बी सी एंड डी, इनको तो छोड़ दें, इन दोनों पे तो सेम सेक्शन लगेंगी, इन पे 3 पेयर बना लें तो तीनों पे अलग अलग सेक्शंस, नंबर ऑफ सेक्शंस वो डिनोट किए जाएंगे चार्ज में। लेकिन जब मैंने सेम ऑफेंस की बात की तो भैया सेम सेक्शन की बात करी थी, लेकिन एक्सप्लेनेशन था तो एक्सप्लेनेशन को ध्यान में रखते हुए भैया मैंने आपको क्वेश्चन बना दिया। अब आपको इसका जवाब देना है कि यहां जब ये ट्रायल, हाँ लेकिन और ध्यान देना, इन सब का ट्रायल जॉइंट होगा, सेक्शन 223 में फॉल करते हैं, 246 बीएसए में फॉल करता है भैया, सॉरी बीएनएसएस में। तो इट मींस इन सब का ट्रायल तो जॉइंट होगा। अब क्वेश्चन ये है क्या ये ट्रायल फॉर द सेम ऑफेंस है? अगर सेम ऑफेंस है और इनमें से ए ने अगर कोई कन्फेशन कर लिया है तो क्या वो कन्फेशन बी सी एंड डी के अगेंस्ट पढ़ा जा सकता है? क्वेश्चन ये है। अगर आपको कुछ समझ आया है तो वीडियो को पॉज करके जवाब जरूर दीजिए, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा दोस्तों। और दोस्तों वीडियोज अगर आपको मेरी अच्छी लगती है तो यार लाइक तो कर ही दिया करो, हाइप कर दिया करो, और सब्सक्राइब कर लो अगर आप चैनल पर नए हैं तो, और ज्वाइन भी कर लीजिए। अब यहां पर इस क्वेश्चन का जवाब आप दो, थोड़ी देर में मैं भी दूंगा दोस्तों। आइडेंटिकल एंड सिमिलर में मैं बात कर रहा था, तो मोनिका वेदी वर्सेस आंध्र प्रदेश 2011 का एक केस है, और इसमें कहा इट इज नॉट आइडेंटिटी ऑफ एलिगेशंस, जो आरोप लगाए गए हैं उनको नहीं देखना है, आरोप किस ऑफेंस का लगाया गया है वो देखना है। क्या ऐड कर दिया? बट आइडेंटिटी ऑफ एलिगेशंस ऑफ ऑफेंस, इस वाली एक्सप्रेशन में ऑफ ऑफेंस नहीं है, बट सेकंड में बोला आइडेंटिटी ऑफ एलिगेशंस ऑफ ऑफेंस, वो सेम होने चाहिए। खाली एलिगेशन सेम होने से काम नहीं चलता, एलिगेशंस ऑफ ऑफेंस वो सेम होने चाहिए, तब सेम ऑफेंस कहा जाएगा, तब आइडेंटिकल ऑफेंस कहा जाएगा। सिमिलर एलिगेशंस एक ही तरीके के आरोप आप लगा दें तो डिफरेंट ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है। ऐसा कहां कहा गया? मोनिका वेदी वाले केस में। एक ऑफेंस है थेफ्ट, एक है रॉबरी, चोरी और लूट। देखिए ऑफेंस सिमिलर है, सिमिलर है, सिमिलर का मतलब बहुत सारी बातें सेम है, सेम चैप्टर में है, दोनों के दोनों ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, संपत्ति के विरुद्ध अपराध है, और प्रॉपर्टी को लिया जाता है, पोजेशन से रिमूव किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। और कहीं ना कहीं जब आप लूट पढ़ेंगे, रॉबरी पढ़ेंगे, तो वो कहता है कि एक रॉबरी थेफ्ट से निकल कर आती है और दूसरी एक्सटॉर्शन से निकल कर आती है। तो दोनों ऑफेंसेस कहीं ना कहीं सिमिलर हैं बट आइडेंटिकल नहीं है। अर्थात इसका मतलब सेक्शन 30 के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो किसी एक एक्यूज का कन्फेशन कब कंसीडरेशन में लिया जा सकता है? जब दोनों के दोनों एक्यूज पर थेफ्ट का ही चार्ज हो, या दोनों के दोनों पर रॉबरी का ही चार्ज होना चाहिए। अदरवाइज एक एक्यूज का कन्फेशन दूसरे एक्यूज के अगेंस्ट कंसीडरेशन में कोर्ट नहीं ले सकती है। सेम ऑफेंस का मतलब आप समझ गए होंगे।
अभी उस क्वेश्चन का जवाब दूंगा, मैं लौट कर आऊंगा, बट एक बात और बता दूं। एक प्ली बार्गेनिंग का मामला आप लोगों ने पढ़ा होगा। प्ली बार्गेनिंग का मतलब होता है कि एक्यूज ये कहता है कि यस मैं अपनी गलती मान लेता हूं कि साहब मैंने अपराध किया है, बट आप मुझे मिनिमम से मिनिमम पनिशमेंट दे दो, मैं ऐसी बार्गेनिंग करना चाहता हूं आपसे। तो उसके लिए सेक्शन देखिए, एक सेक्शन होती है 265 बी, ये सीआरपीसी की सेक्शन है। इसमें एक एप्लीकेशन लगाई जाती है कोर्ट के सामने, और उसमें कहीं ना कहीं इस एक्यूज का स्टेटमेंट होता है, और वो कन्फेशन ही होता है कि वो एडमिट करता है कि यस मैं प्ली बार्गेनिंग करना चाहता हूं। इट मींस उसने कह दिया कि मैं अपने गिल्ट को एक्सेप्ट करना चाहता हूं, अर्थात मैं कन्फेशन दे रहा हूं कि ये अपराध मैंने किया है, और साथ में किसी दूसरे एक्यूज को भी अफेक्ट करता है। जॉइंट ट्रायल भी है, फॉर द सेम ऑफेंस भी है। अब ये क्वेश्चन आता है कि यहां पर जो उसने कन्फेशन किया, क्या ये कन्फेशन दूसरे एक्यूज के अगेंस्ट प्रयोग में लाया जा सकता है? तो इसके लिए इसी सेक्शन, इसी चैप्टर में एक सेक्शन बनाई गई 265 कैपिटल के, नाउ 299 बीएनएसएस, और इसमें सेक्शन में ये कहा गया कि यहां पर जो एप्लीकेशन लगाई गई थी 265 कैपिटल बी सीआरपीसी में, और उसमें जो कुछ स्टेटमेंट दिया गया एक्यूज के द्वारा, उस स्टेटमेंट का यूज कहां हो सकता है? तो उन्होंने लिखा है कि एक्सेप्ट दिस चैप्टर, एक्सेप्ट दिस चैप्टर, कहीं और नहीं हो सकता। इट मींस केवल और केवल बार्गेनिंग, प्ली बार्गेनिंग के लिए काम हो सकता है, अदरवाइज इसका कोई और यूज नहीं हो सकता है। अब मैं आपको लेकर चलता हूं उस एग्जाम्पल पर, और उसका जवाब देने की कोशिश करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने भी जवाब दे दिया होगा। सेम ऑफेंस मतलब सेम सेक्शन, बट यहां पर सेम सेक्शंस नहीं हैं, ट्रायल जॉइंट जरूर है। लेकिन एक्सप्लेनेशन नंबर 1 जब पढ़ा था तो उसमें दो बातें तो क्लियर थी कि अबेटमेंट भी अगर सेम ऑफेंस का है तो सेम ऑफेंस ही माना जाएगा, अगर अटेम्प्ट सेम ऑफेंस की है तो सेम ऑफेंस ही माना जाएगा, चाहे सेक्शन अलग हो जाती है उनकी। अर्थात ये बी, एक्यूज बी एंड एक्यूज सी दोनों अबेटमेंट फॉर द सेम मर्डर के एक्यूज हैं। बेशक सेक्शन इनकी डिफरेंट हो जाए, बट ऑफेंस सेम ही माना जाएगा एज पर एक्सप्लेनेशन नंबर 1। बट काइंडली कंसीडर डी, एक्यूज डी। डी किसका एक्यूज है? डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंसेस फॉर द सेम मर्डर। बट क्या ये डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंसेस इस एक्सप्लेनेशन में लिखा गया था क्या? नहीं लिखा गया। इट मींस डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस की बात हो, हार्बर ऑफ एक्यूज की बात हो, अदर देन अबेटमेंट, अदर देन अटेम्प्ट, कोई और ऑफेंस हो जिसका जॉइंट ट्रायल हो सकता हो, तो फिर ऐसे एक्यूज का कन्फेशन इनके अगेंस्ट नहीं पढ़ा जा सकता, और इनमें से किसी भी ऑफेंस का किसी भी एक्यूज का कन्फेशन, अगर मैं पीछे गलत बोल गया हूं तो इस एक्यूज का कन्फेशन इनके अगेंस्ट नहीं पढ़ा जा सकता एबीसी के अगेंस्ट, और एबीसी का कन्फेशन डी के अगेंस्ट प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। इस एग्जाम्पल से आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी दोस्तों, मैं पूरी उम्मीद करता हूं। अब यहां पर इतने इंग्रेडिएंट हो गए, अब अगले इंग्रेडिएंट पे चलते हैं। उसमें लिखा था कन्फेशन अफेक्टिंग हिमसेल्फ एंड सच अदर पर्सन। तो अफेक्टिंग हिमसेल्फ एंड सच अदर पर्सन, इसका क्या मतलब? थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। है क्या ये कन्फेशन अफेक्टिंग, कन्फेशन अफेक्टिंग हिमसेल्फ एंड सच अदर पर्सन? तो एक स्टेटमेंट होना चाहिए किसी पर्सन का जो जॉइंट ट्रायल किया जा रहा है फॉर सेम ऑफेंस है, वहां तक तो पूरा हो गया। अब बात करते हैं जो स्टेटमेंट आया इतने पर्सन में से किसी एक का, इट मस्ट बी अ कन्फेशन। और कन्फेशन की कैटेगरी में भैया क्या आएगा कि या तो सीधे सीधे गिल्ट को एक्सेप्ट किया हो, या फिर गिल्ट को सीधे सीधे एक्सेप्ट ना करके उन सारे फैक्ट्स को एडमिट कर लिया है, जो इन सब फैक्ट्स को मिला दिया जाए तो एक ऑफेंस बना देते हैं। ऐसा स्टेटमेंट होना चाहिए, तभी ये सेक्शन पिक्चर में आएगी, अदरवाइज ये सेक्शन पिक्चर में नहीं आएगी, क्योंकि वर्ड यूज हुआ है कन्फेशन, संस्वीकृति, इट मस्ट बी अ कन्फेशन।
नंबर 2, कन्फेशन होना कैसा चाहिए? सच कन्फेशन अफेक्टिंग द मेकर, जिस व्यक्ति ने किया उसको भी अफेक्ट करता हो, एज वेल एज अदर अंडर जॉइंट ट्रायल फॉर द सेम ऑफेंस। तो खुद को, जिस व्यक्ति ने ऐसा कन्फेशन किया उसको भी अफेक्ट करता हो और दूसरे को भी अफेक्ट करता हो। दोनों बातों को ध्यान रखना है, दोनों को अफेक्ट करता हो। अगर केवल एक को अफेक्ट करता है तो फिर तो दूसरे के अगेंस्ट पढ़ने की बात आती ही नहीं है। अफेक्टिंग हिमसेल्फ एंड अदर्स को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। यहां पर यह बात तो तय होगी कि ठीक है जी, वो कन्फेशन होना चाहिए, स्ट्रिक्ट फॉर्म में कन्फेशन होना चाहिए। बट एक ये बात करते हैं कि जब जब हम कन्फेशन पढ़ते हैं दोस्तों, तो उसके अंदर एक्सकल्पेटरी पार्ट भी हो सकता है, इनकल्पेटरी पार्ट भी हो सकता है। और उसके लिए निशिकांत झा का केस मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, आपको ध्यान में होगा। उसके लिए किस तरीके से एप्रिसिएट किया जाएगा उसको। पर अब मैं बात करता हूं डिग्री ऑफ कल्पेबिलिटी, जो वहां पर अपराध स्वीकार कर रहा है, उसकी डिग्री कितनी है, कितनी उसकी ग्रेविटी है। तो एक सेंटेंस सुनिए जरा, एक एक्यूज का। वो एक एक्यूज है बैंक रॉबरी का, जॉइंट ट्रायल है, सेम ऑफेंस है और बैंक रॉबरी का है। इट मींस रॉबरी का ऑफेंस है। क्या कहता है एक एक्यूज? आई वाज वेरी रिलक्टेंट, मैं नहीं करना चाहता था ऐसी बैंक रॉबरी, और साथ में आई ट्राइड टू डिसवेड अदर्स, जो दूसरे लोग थे जो इस बैंक रॉबरी में साथ में मेरे अगेंस्ट मेरे साथ में चार्ज लगा है रॉबरी का ही, इन लोगों को मैंने मना भी किया कि यार बैंक रॉबरी करना ठीक नहीं है, मत जाओ तुम लोग, बट दे डिड नॉट हीड माई एडवाइस, इन्होंने मेरी एडवाइस पर कोई ध्यान नहीं दिया। फाइनली आई वाज फोर्स्ड टू टेक पार्ट इन क्रिमिनल एक्ट, फाइनली मुझे मजबूर कर दिया इन लोगों ने इस क्राइम में पार्टिसिपेशन के लिए। आगे देखिए, आई एग्रीड टू स्टैंड आउटसाइड द बैंक जस्ट टू कीप अ वॉच, जब इन्होंने मुझे फोर्स किया, मेरी बातें नहीं मानी, तो उसके बाद मैं तैयार हो गया कि ठीक है, मैं बैंक के जस्ट बाहर खड़ा रहूंगा, आप लोग ही रॉबरी करेंगे। और फाइनली कहता है कि बाकी जो थे उन्होंने रॉबरी की, मैं तो बैंक के बाहर खड़ा था। और एक और बात, इंपॉर्टेंट बात कही उसने कि आई डिड नॉट एक्सेप्ट स्टोलन प्रॉपर्टी, जो बैंक से पैसा इन लोगों ने चुराया, जो माल चुराया, उसमें से जो हिस्सा मेरा बनता था, मैंने वो हिस्सा भी नहीं लिया इनसे। तो अब क्वेश्चन आता है कि इसने जो ये स्टेटमेंट दिया, आप कमेंट करके बताइए क्या ये कन्फेशन है या नहीं। क्यों? क्योंकि सेक्शन 30 को पिक्चर में लाने के लिए सबसे पहले तो कोई भी स्टेटमेंट कन्फेशन होना चाहिए जो किसी एक एक्यूज ने दिया है। ये एक्यूज सारे के सारे जॉइंट ट्रायल चल रहा है रॉबरी के, जितने भी एक्यूज हैं उनमें से एक एक्यूज ने ऐसा बोला है, तो ये कन्फेशन तो हो गया, क्योंकि इसने डायरेक्ट एडमिट कर लिया, चाहे मैं फोर्स से गया चाहे जैसे गया, बट मैं रॉबरी में गया था, मेरा पार्टिसिपेशन भी था। सेक्शन 34 आईपीसी सेक्शन 3 और सब क्लॉज 5 बीएनएस, उसके आधार पर इसने बैंक रॉबरी तो की है। तो ये कन्फेशन हो गया, क्योंकि उसने घुमा फिरा के ही सही, बट उसने एडमिट कर लिया। बट देखिए डिग्री में क्या हुआ कि ये फेंकना चाह रहा है दूसरे के ऊपर, और आपको ध्यान देना पड़ेगा यहां पर जो जनरल एक्सेप्शंस है उनमें भी ध्यान देना कि जब किसी को फोर्स करके, मजबूर करके, और कितना मजबूर करके, कौन सा ऑफेंस करा दिया जाता है, तभी वो जनरल एक्सेप्शंस में आएगा। इन बातों का भी आप ध्यान रखना, कमेंट करके बताइए अगर आपको कुछ याद है उसमें से। तो कोर्ट ने एक टेस्ट बताया कि किस तरीके से आप पता करेंगे कि ऐसी डिग्री ऑफ कल्पेबिलिटी को कैसे पहचानेंगे कि ऐसा स्टेटमेंट अगर कोर्ट के सामने है और कोई एविडेंसेस है नहीं, तो कितना रिलाय करें हम इस पर। तो कोर्ट ने कहा वेदर दिस कन्फेशन इज जस्टिफाइड टू कन्विक्ट द मेकर ऑफ दिस कन्फेशन। सेक्शन 30 के आधार पर हम चेक क्या कर रहे हैं कि जो साथ में जिनका जॉइंट ट्रायल चल रहा है फॉर द सेम ऑफेंस, क्या उसको हम सजा दे सकते हैं इसके कन्फेशन के आधार पर। तो पहले ये टेस्ट करना है कि क्या मेकर को सजा दे सकते हैं इसके आधार पर। सबसे पहले तो ये चेक करना है
कि जिसने ये कन्फेशन किया क्या उसको सजा दी जा सकती है इस कन्फेशन के आधार पर? अगर उसको सजा दी जा सकती है देन को एक्यूज की तरफ जाएंगे, अदरवाइज को एक्यूज की तरफ जाने का क्वेश्चन ही नहीं उठता। इट मींस सेक्शन 30 सेक्शन 24 बी ऐसे पिक्चर में ही नहीं आएगी। ये टेस्ट दिया। देखिए केस है बलवीर सिंह वर्सेस स्टेट एआईआर 1957। इसमें क्या कहा? The confession of co-accused could not be used under section 30 CRPC now 24 BSA unless it implicated substantially the maker। जिस व्यक्ति ने ऐसा कन्फेशन किया है अगर सब्सटैंशियली उसको इम्प्लीकेट नहीं कर पाती है तो ऐसे कन्फेशन का कोई यूज नहीं किया जाएगा। और जिस तरीके से दूसरे एक्यूज को इम्प्लीकेट कर रहा है उसी तरीके से खुद को भी इम्प्लीकेट किया हो तभी ऐसे कन्फेशन का यूज किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। अदरवाइज आपको दूसरी एविडेंसेस ही देखनी पड़ेंगी इनको एक्विट करने के लिए या कन्विक्ट करने के लिए। हाँ, यहीं पे ध्यान देना, स्टार लगाकर मैंने लिखा है क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है। एक होता है को एक्यूज का कन्फेशन, एक होता है को एक्यूज सहअभियुक्त, एक होता है अप्रूवर, एक होता है को एक्यूज। तो उन्होंने कहा कि ये जो टेस्ट हमने ऊपर बताया इस केस में, ये टेस्ट जो है ना, ये कंडीशन अप्रूवर के मामले में एप्लीकेबल नहीं है। अप्रूवर के मामले में डिफरेंट कंडीशंस हो सकती हैं। अब क्वेश्चन आता है दोस्तों, अब आप यहां समझ गए होंगे कि डिग्री कैसी होगी, कन्फेशन किस तरीके का होना चाहिए। अब अगला पार्ट को अब बात करते हैं, द कोर्ट में टेक इनटू कंसीडरेशन। ऐसे कन्फेशन को कोर्ट में टेक इनटू कंसीडरेशन का क्या मतलब है? यहां पर वर्ड यूज नहीं हुए, जैसा कि आप पीछे देखते आ रहे होंगे, रेलेवेंट होगा, मे बी प्रूव्ड, मे नॉट बी प्रूव्ड, और रेलेवेंट है, एविडेंस है, इस तरीके का वर्ड यूज ना करके वो लेजिस्लेचर ने वर्ड यूज किया है कोर्ट में टेक इनटू कंसीडरेशन, कि कोर्ट विचार कर सकता है। दोस्तों यहां मैं थोड़ी अपनी ओपिनियन भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि मैंने जब बहुत सारा पढ़ा तो मुझे लगा है कि एक फैक्ट है जिसको कंसीडर किया जाना चाहिए था, वो यहां पर कंसीडर नहीं किया गया है। मैं अपनी ओपिनियन देने की कोशिश करूंगा विद ड्यू रेस्पेक्ट, तो आपसे उम्मीद है कि आप पूरी वीडियो देखेंगे। तो यहां पर पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फेशन बीइंग कंसीडर्ड एज एविडेंस उसको एक्सक्लूड कर दिया है। यहां पर देखेंगे आप, तो यहां पर जो कन्फेशन दिया किसी एक्यूज ने उसको क्या एविडेंस माना जा सकता है? अंडर सेक्शन 3 इंडियन एविडेंस एक्ट, नाउ सेक्शन 2 सबसे उसकी क्लॉज ई भारतीय साक्ष्य अधिनियम, वहां पर जो एविडेंस की डेफिनेशन दी गई है, क्या इस कन्फेशन को उस एविडेंस की कैटेगरी में ले सकते हैं क्या? क्या डेफिनेशन है वहां? दो तरीके की डेफिनेशन, ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री। पहले पार्ट में बोला कि अगर कोई व्यक्ति कोर्ट के सामने आकर कोर्ट की रिक्वायरमेंट से या कोर्ट की परमिशन से कोर्ट के सामने आकर अपना कोई स्टेटमेंट देता है तो वो ओरल एविडेंस कहलाएगा। दूसरा, अगर कोर्ट के इंस्पेक्शन के लिए कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया गया तो वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहलाएगा। तो कहा कि क्या ये स्टेट कन्फेशन उस एविडेंस की फॉर्म में आ सकता है, उस एविडेंस के बराबर तोला जा सकता है? तो कहा गया कि नहीं, ऐसे वर्ड यूज हुए हैं यहां पर कि उसको एक्सक्लूड कर दिया गया है, एविडेंस में यूज नहीं किया जा सकता है। और ना ही ये रेलेवेंट बताया गया, ना ही एडमिसिबल, ना ही प्रूफ, ना ही प्रूव्ड। देखिए जजमेंट है, इंपॉर्टेंट जजमेंट है, सेक्शन 30 को अगर आप जानना चाहते हो तो ये जजमेंट आप जरूर लिखेंगे। भुवोनी साहू वर्सेस द किंग, एआईआर 1947 प्रीवी काउंसिल का ये केस है कि सेक्शन 30 को आप पढ़ें, कन्फेशन को पढ़ें तो देखो पकाला नारायण स्वामी एंड पुलपुरी कोटैया केस। दूसरा, अगर आप सेक्शन 30 को पढ़ें तो भुवानी साहू वर्सेस द किंग एंड कश्मीरा सिंह वर्सेस एमपी, ये दो जजमेंट जरूर लिख के आए। बिना इनके ये सेक्शंस पूरी नहीं होती है को एक्यूज के कन्फेशन के रिगार्डिंग। ये दोनों, इसमें क्या कहा गया? द कन्फेशन मे बी कंसीडर्ड बाय द कोर्ट, जैसे वर्ड ऊपर लिखे थे वही उन्होंने वर्ड यूज कर दिए, कंसीडरेशन।
The confession may be considered by the court, but section does not say that the confession is amount to proof. Proof is equivalent to evidence. But exact evidence ना लिख तो उन्होंने लिखा है does not amount to proof. सबूत नहीं है. हाँ, कोर्ट कंसीडर जरूर कर सकती है, बट सबूत नहीं है. ऐसा कहां? भूवानी साहू वर्सेस स्टेट ऑफ किंग में बोला गया. साथ में इन्होंने कहा कि क्योंकि ये प्रूफ नहीं माना जा सकता, इसलिए क्लियरली देयर मस्ट बी अदर एविडेंसेस टू कन्विक्ट एनी पर्सन. कोई दूसरी एविडेंसेस होनी चाहिए एक्यूज को कन्विक्ट करने के लिए. अर्थात कहीं ना कहीं भूवानी साहू ये कहते हैं कि को एक्यूज सह अपराधी, सह अभियुक्त, इसका जो कन्फेशन है, संस्वीकृति है, उसके आधार पर कन्विक्शन किसी दूसरे एक्यूज की जो संयुक्त विचारण में है एक ही अपराध के लिए, उसकी कन्विक्शन नहीं की जा सकती. ऐसा कहीं ना कहीं भूवानी साहू में बोला है. द कन्फेशन इज ओनली वन एलिमेंट इन कंसीडरेशन ऑफ ऑल द फैक्ट्स प्रूव्ड इन द केस. वो कहता है भैया कन्फेशन जो है ना वो एक एलिमेंट है जो केस में उन सभी फैक्ट्स में से जो फैक्ट प्रूव कर दिए गए हैं, कन्फेशन उनमें से एक एलिमेंट है, क्योंकि वर्ड यूज हुआ था कि वो कन्फेशन पहले प्रूव हो जाना चाहिए, तभी ये कंडीशन प्रेसिडेंट पूरी होती है. देन ही कोर्ट में कंसीडर दिस कन्फेशन. और प्रूव्ड का मतलब वो पीछे हमने प्रूव्ड की डेफिनेशन बताई थी, वो मैं अभी भी डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए. इट कैन बी पुट इनटू द स्केल एंड वेड विद अदर एविडेंसेस. उन्होंने कहा कि जब आप पैमाने पर इस तराजू को नापेंगे तो आप इस कन्फेशन को दूसरी एविडेंसेस के साथ तो रखकर तोल सकते हैं, लेकिन अकेले के अकेले कन्फेशन को नहीं तोल सकते. केवल अकेले कन्फेशन के आधार पर आप डिसीजन नहीं दे सकते. अर्थात अगर आप काउंसिल हैं, डिफेंस काउंसिल, और कहीं केस एक ऐसा है जो केवल और केवल एक एक्यूज के कन्फेशन के आधार पर आपके क्लाइंट के अगेंस्ट चल रहा है, तो आपके लिए ये जजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है. और इसमें कहा गया है, आप देख लीजिए कि कोई और एविडेंस नहीं है तो आप सीधे डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगा दीजिए, क्योंकि कन्विक्शन अकेले इस एविडेंस के आधार पर पॉसिबल नहीं है, भूवानी साहू के आधार पर. बात करते हैं कि चलो एविडेंस नहीं है, प्रूफ नहीं है, मे टेक इनटू कंसीडरेशन. कंसीडरेशन में तो ले सकते. तो क्वेश्चन आता है इसकी प्रोबेटिव वैल्यू कितनी होगी. मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था खाने का एग्जांपल देकर कि वो जो एविडेंस है वो ऐसे फैक्ट की दी जा सकती है जो रेलेवेंट हो. सबसे पहले क्या चेक करनी है? रेलेवेंसी. उसके बाद वो फैक्ट की एविडेंस जो आ रही है इस फैक्ट को प्रूव करने के लिए, वो एविडेंस उसी तरीके से आनी चाहिए जिस तरीके से आ सकती है, लॉ में बताया गया, तभी वो एविडेंस एडमिसिबल होगी, अदरवाइज नहीं. चलो रेलेवेंट भी होगी, एडमिसिबल भी होगी. अब देखना है कि इसकी रिलायबिलिटी कितनी है, कि जो ये एविडेंस आई, जिस व्यक्ति ने ये एविडेंस दी, क्या वो सच्चा विटनेस था, क्या ये कहीं झूठी तो नहीं है, कितना इस पर रिलाई किया जा सकता है, ये विटनेस कैसा है. तो रिलायबिलिटी चेक करनी है. और अगली बात आती है, क्या ये सफिशिएंट है टू कन्विक्ट, टू टेक अ डिसीजन, क्या ये पर्याप्त है. तो प्रोबेटिव वैल्यू में देखिए हमने कन्फेशन रेलेवेंट तो हो गया. अब आप कहेंगे कौन सी सेक्शन में हो गया, आप कमेंट करके बताइए दोस्तों. मैं आज आपको ये जवाब नहीं दूंगा, आप अभी वीडियो पॉज करिए और कमेंट करके बताइए कि कन्फेशन कौन सी सेक्शन में रेलेवेंट है. तो हाँ रेलेवेंट है, कन्फेशन रेलेवेंट तो हो गया, एडमिसिबल भी हो गया. क्यों? क्योंकि को एक्यूज, जिस पर्सन ने जिसको किया था, को एक्यूज ने सपोज एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन था, डॉक्टर को किया था, कस्टडी में नहीं था तब जब किया था, तो डॉक्टर ही आया है, तो जिस तरीके से ये एविडेंस आनी चाहिए थी उसी तरीके से आई है. अब क्वेश्चन आता है, क्या वो डॉक्टर रिलायबल है? क्या डॉक्टर की और इस एक्यूज की कोई प्रॉक्सिमिटी पहले से ही है, कोई दुश्मनी हो सकती है, कोई दोस्ती हो सकती है क्या, जिसके कारण इस पर रिलाय ना किया जाए?
पाया, चलो रिलायबल भी है डॉक्टर, इस पर विश्वास किया जा सकता है। अब क्वेश्चन आता है तीनों बातें पूरी होने के बाद कि सफिशिएंट है क्या कन्विक्ट करने के लिए, इसकी प्रोबेटिव वैल्यू कितनी है। तो उस प्रोबेटिव वैल्यू को ध्यान में रखते हुए आप नोट करिए, ये बात, ये सेंटेंस आपके आंसर में होनी चाहिए जब को एक्यूज के कन्फेशन की बात आएगी। तो एविडेंस ऑफ अ वीक टाइप, कमजोर तरीके की एक साक्ष्य है, वीक टाइप ऑफ एविडेंस है। और वीक टाइप ऑफ एविडेंस का मतलब दोस्तों ये होता है कि अकेले इसके आधार पर तो डिसीजन लिया ही नहीं जा सकता, डिसीजन कन्विक्शन का, अकेले इसके आधार पर कन्विक्शन नहीं की जा सकती किसी एक्यूज को, वीक टाइप ऑफ एविडेंस है। अब देखिए, और मच वीकर टाइप ऑफ एविडेंस देन द एविडेंस ऑफ अप्रूवल। अभी पीछे मैंने बात करी थी कि, और एक नई बात है अप्रूवर के रिगार्डिंग, कि अप्रूवर की एविडेंस में तो फिर भी दम होता है, बट उससे कमजोर टाइप की एविडेंस है एक्यूज की, को एक्यूज की। तो ऐसा क्या डिफरेंस है भैया को एक्यूज की एविडेंस में और अप्रूवर की एविडेंस में, जो को एक्यूज की एविडेंस वीक हो गई अप्रूवर की एविडेंस से? ये आपको जरूर पता होना चाहिए दोस्तों। तो थोड़ा सा कंपैरिजन करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, और ये डिफरेंस भी आ सकता है आप लोगों को क्वेश्चन में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डिफरेंस के नाम पर भी आप इसको लिखकर आ सकते हैं। तीन डिफरेंस मैंने बताने की कोशिश की। इधर देखिए को एक्यूज के बारे में बात हो रही है, इधर अप्रूवर के बारे में बात हो रही है। अप्रूवर का मतलब है कि कोर्ट ने इसको कहा है कि हम आपकी सजा कम कर सकते हैं, आप सच बताइए क्या हुआ है इस केस में आकर। दूसरे एक्यूज, एक तरीके से दूसरे जो एक्यूज्ड हैं उनके अगेंस्ट बोलिए आप आकर। तो डिफरेंस देखिए, नंबर एक बात कि यहां जो को एक्यूज ने कन्फेशन दिया था डॉक्टर को, अभी जो मैंने पीछे बताया, उस समय दिया जिस समय जो को एक्यूज दूसरा पर्सन है जिसके अगेंस्ट ये कन्फेशन पढ़ा जाना, वो तो प्रेजेंट ही नहीं था वहां पर। इट मींस जिसके अगेंस्ट ये कन्फेशन यूज किया जाना है वो प्रेजेंट नहीं था। इन एब्सेंस ऑफ अदर को एक्यूज पर्सन ऐसा कन्फेशन दिया गया। बट अप्रूवर के मामले में देखिए इन प्रेजेंस ऑफ को एक्यूज दिया जाता है, ये वो है जो कोर्ट के सामने दिया। अब जो कोर्ट में बोलेगा, दूसरी बात, यहां पर जो ये को एक्यूज पर्सन है वो विटनेस नहीं होता है। जब को एक्यूज के कन्फेशन की बात आती है, उसको प्रूव किया जा रहा है सेक्शन 30 में दूसरे को एक्यूज के अगेंस्ट, तो वो विटनेस नहीं है, साक्षी नहीं है वो। लेकिन यहां पर अप्रूवर साक्षी होता है, तो विटनेस होता है। और इसीलिए को एक्यूज ने जो कन्फेशन दिया था वो ऑन ओथ नहीं था, ऑन ओथ नहीं था, शपथ लेकर नहीं दिया था। बट अप्रूवर शपथ लेकर देता है अपना बयान, जो कन्फेशन खुद को भी अफेक्ट करता है वो, और दूसरों के अगेंस्ट भी बोल रहा होता है। बट उसे प्रॉमिस किया गया होता है कि या तो आपको कम सजा दे देंगे या आपको सजा नहीं देंगे, लेकिन आप सच बोलो। दूसरा, नो क्रॉस एग्जामिनेशन बाय अदर एक्यूज। यहां जो कन्फेशन किया, क्योंकि ये विटनेस नहीं था, ऑन ओथ नहीं लिया था, तो दूसरा एक्यूज जिसके अगेंस्ट ये कन्फेशन पढ़ा जाना है, उस दूसरे एक्यूज को तो मौका ही नहीं मिला कि ये क्रॉस एग्जामिनेशन कर ले। और जनरल रूल ये है कि जब तक किसी विटनेस की स्टेटमेंट को, एग्जामिनेशन को क्रॉस एग्जामिनेशन ना कर लिया जाए एक्यूज के अगेंस्ट, तब तक वो एविडेंस नहीं बनती, तब तक उसमें पावर नहीं आती है। तो यहां क्रॉस एग्जामिनेशन भी नहीं हुआ को एक्यूज के मामले में, बट अप्रूवर के मामले में क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका मिलता है एक्यूज को, चाहे वो क्रॉस एग्जामिनेशन करे या ना करे, अपॉर्चुनिटी उसको दी जाती है। एक और बात देखना चाहेंगे इसी को एक्यूज एंड अप्रूवर के मामले में, द स्टेटमेंट ऑफ एन ऑफेंडर, ये दोनों के लिए कॉमन है। वैसे दोनों के लिए कॉमन का मतलब अप्रूवर का भी जो कन्फेशन दिया वो भी कहीं ना कहीं वीक ही बताया गया है, बट उससे भी ज्यादा वीक बताया गया को एक्यूज के मामले में, जब वो अप्रूवर नहीं है। अप्रूवर का भी वीक बताया गया, बट उससे भी ज्यादा को एक्यूज का वीक बताया गया। क्यों बताया गया? उसका कॉमन रीजन है दोनों के लिए कि दोनों एक्चुअली हैं तो ऑफेंडर ही, है तो अपराधी ही, और अपराधी पर आप कैसे विश्वास करेंगे कि वो ठीक बोल रहा होगा?
और यही अपराधी अपने साथियों को, जिनके साथ मिलकर उन्होंने दोस्ती में सारा कुछ किया, उनको भी डिच कर रहा है, उनके अगेंस्ट बोल रहा है। कैसे विश्वास किया जाएगा कि ये सच बोल रहा होगा? अल्टीमेटली ये भी एक कारण है कि उस पर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता और वीक हो जाती है एविडेंस। अब देखिए, एक जजमेंट है चरण कुर्मी एंड जोगिया हजम वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 1964 का एक केस है। इस केस में ये वाली बात कही गई थी जो पीछे मैंने अभी बताई कि वीक एविडेंस है, अप्रूवर से भी वीक एविडेंस है, और क्या क्या रीजंस हैं वो रीजंस यहाँ पर जो बताए वो पीछे इस वाली जजमेंट में ही डिस्कस किए गए। चरण कुर्मी एंड जोगिया हजम वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 1964 का है। अब लेटेस्ट व्यू क्या है एक्चुअल में? लेटेस्ट क्या माने कि अभी क्या चल रहा है सेक्शन 30 इंडियन एविडेंस एक्ट करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 24 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में, अर्थात कि किसी को एक्यूज का जो कन्फेशन है उस पर कितना रिलाई करेंगी कोर्ट आज की डेट में। तो उसके लिए आपको पढ़ना है कश्मीरा सिंह वर्सेस मध्य प्रदेश, AIR 1952, सुप्रीम कोर्ट 159। अब आप कहेंगे जी ये तो जजमेंट बहुत पुरानी है, 1952 की है, लेटेस्ट व्यू कैसे बता देंगे आप? तो देखिए इसी जजमेंट को आज तक फॉलो किया जा रहा है। भुवानी साहू वर्सेस किंग से लेकर कश्मीरा सिंह और आज तक जितनी भी जजमेंट्स आई सभी में कश्मीरा सिंह को लगभग सभी में प्रयोग किया गया है, बट बेस यहीं से बनकर आया। क्या कहता है कश्मीरा सिंह? तो यहां पर दो एक्यूज हैं, कश्मीरा सिंह एंड गुरबचन सिंह। गुरबचन ने कन्फेशन किया, अपने आप को भी इंप्लीकेट किया, साथ में कश्मीरा सिंह को भी इंप्लीकेट किया, और इसको फिर नीचे से कन्विक्शन हो गई। और केवल प्रोसिक्यूशन के पास यही एक एविडेंस थी, दूसरी कोई एविडेंस नहीं थी। तो माने सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इवन कोई सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी इसमें नहीं मिली। तो माने सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये मैटर ले गया कश्मीरा सिंह के अगेंस्ट, क्योंकि कश्मीरा सिंह के अगेंस्ट वो कन्फेशन था गुरबचन का, उसको मानते हुए इसको सजा कर दी गई कश्मीरा सिंह को। तो कश्मीरा सिंह को एक्विट कर दिया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, और क्या कहा, confession of accused person is not evidence in ordinary sense defined in section 3, now section 2 subsection E भारतीय साक्ष्य अधिनियम। It cannot be made foundation of conviction and can only be used in support of other evidences। अर्थात कश्मीरा सिंह वाले मामले में क्लियर कर दिया कि जो को एक्यूज की कन्फेशन वाली एविडेंस है, ये एक्चुअल में जो एविडेंस है, जो जिस सेंस में एविडेंस टर्म को यूज किया जाता है वो वाली एविडेंस ये नहीं, इसलिए इसका यूज केवल और केवल इसके आधार पर कन्विक्शन नहीं की जा सकती। हाँ, इसका यूज आप किसी दूसरी एविडेंस के साथ कर सकते हैं। आप और डिटेल में जब इसको पढ़ेंगे तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया इसको पहले आप साइड में रखिए और उसके बाद आप चेक करिए कि क्या दूसरी एविडेंसेस हैं जिनके आधार पर आप कन्विक्शन कर सकते हो। अगर उतनी एविडेंसेस हैं जिनके आधार पर आप कन्विक्शन कर सकते हो, देन इसको आप कंसीडर कर लेना। तो अब क्वेश्चन उठता है कि जब पहले ही हमारे पास इतनी ऑलरेडी एविडेंसेस हैं कि जिनके आधार पर कन्विक्शन की जा सकती है, तो अब इसको क्यों कंसीडर करें? तो ये कहा इन्होंने कि और दूसरी एविडेंसेस के साथ में जब तराजू में आप तोल रहे हैं दूसरी एविडेंसेस को, तो आप इस एविडेंस को भी तराजू में रख देना, तो थोड़ा और वजन बढ़ा देगी आपकी कन्विक्शन में, आपकी कन्विक्शन को थोड़ा और स्ट्रेंथन कर देगी और मजबूत कर देगी। ये उस टाइप की एविडेंस है, कश्मीरा सिंह में ऐसा कहा गया। आइए दोस्तों, मैं आपको लेकर चलता हूं कि आपसे मैंने कहा था कि कमेंट करके बताइए कि कन्फेशन किस सेक्शन में रेलेवेंट है। अभी मैं एक बात अपनी ओपिनियन बताऊंगा, प्रूव्ड की डेफिनेशन से बताऊंगा, और यहां पर बार-बार वर्ड यूज हो रहा है, द कोर्ट में टेक इनटू कंसीडरेशन। तो ये जो कंसीडरेशन वर्ड है, क्यों इसको इस तरीके से यूज किया लेजिस्लेचर ने और इसका कितना इफेक्ट हो सकता है, एक डिफरेंट एंगल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा विद लॉ, विद लॉजिक। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा
कि सेक्शन 21 इंडियन एविडेंस एक्ट, जो अब सेक्शन 19 भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गई है, ये कहती क्या है? एडमिशन कैन बी यूज्ड अगेंस्ट मेकर नॉट अदर्स। ध्यान देना, जो एडमिशन है वो किसके अगेंस्ट यूज किया जा सकता है? जिसने ऐसा एडमिशन किया है। सेक्शन 19 में कहा है कि वो एडमिशन इज रेलेवेंट, और जिसने किया उसके अगेंस्ट यूज हो सकता है। तो स्टेट थ्रू सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सीबीआई एसआईटी वर्सेस नलिनी 1999 का केस है। माने सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? अ कन्फेशन कैन बी यूज्ड एज अ रेलेवेंट एविडेंस अगेंस्ट इट्स मेकर because section 21 of Indian Evidence Act permits it under certain circumstances। अर्थात मैं बार बार आपको ये कहता आ रहा था कि कन्फेशन, अगर वो कन्फेशन सेक्शन 24, 25, 26 इंडियन एविडेंस एक्ट, नाउ सेक्शन 22 एंड 23 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इनसे हिट नहीं है और बच गया है इनसे बाहर जाकर, तो वो रेलेवेंट होगा। कहां रेलेवेंट होगा? सेक्शन 21 इंडियन एविडेंस एक्ट, नाउ 19 बीएसए। यही बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नलिनी वाले केस में कही 1999। पढ़ लिया आपने? हाँ, बट देयर इज नो प्रोविजन। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट, ये किस बात को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि अगेंस्ट द मेकर, अगेंस्ट द मेकर यूज किया जा सकता है, बट देयर इज नो प्रोविजन विच इनेबल्स a confession to be used as a relevant evidence against another person। ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जिससे कि कन्फेशन को किसी दूसरे पर्सन के अगेंस्ट यूज किया जा सकता है। जनरली यही सेक्शन 21 19 बीएसए में लिखा गया कि उसी पर्सन के अगेंस्ट किया जा सकता है जिस पर्सन ने ऐसा कन्फेशन दिया है, किसी और के अगेंस्ट नहीं किया जा सकता। बट सेक्शन 30 इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 24 बीएसए, इसका एक एक्सेप्शन है और कोर्ट को परमिट करता है कि आप कंसीडर कर लेना, इसको थोड़ा इस पर भी नजर डाल देना। तो ये जो कंसीडर बार बार वर्ड यूज हो रहा है, इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। और अब जब मैंने आपको एक प्रूव्ड की डेफिनेशन पढ़ाई, बहुत अच्छी वीडियो बनाई है दोस्तों, आपको जरूर देखना चाहिए। जब प्रूव्ड की डेफिनेशन मैंने आपको बताई तो उसमें मैंने कहा था कि प्रूव्ड कौन चेक करेगा कि कोई फैक्ट प्रूव हुआ या नहीं हुआ? क्या प्रोसिक्यूशन चेक करेगा? क्या डिफेंस काउंसिल चेक करेगा? क्या कोर्ट चेक करेगा? तो कोर्ट चेक करेगा कि कोई फैक्ट प्रूव हुआ या नहीं हुआ। कैसे करेगा? दो तरीके बताए। दोनों तरीके इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि किस चीज को कंसीडर करने के बाद करेगा। तो दो वर्ड यूज हुए हैं, आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर बिफोर इट। यहां पर एक कंसीडर वर्ड यूज हुआ और एक मैटर वर्ड यूज हुआ। मैटर को कंसीडर करने के बाद, और कौन सा मैटर? वो सभी बातें जो कोर्ट के सामने हैं। बिफोर इट का मतलब कोर्ट के सामने जितने भी मैटर हैं सबको कंसीडर करने के बाद अगर कोर्ट को लगता है कि इस फैक्ट की एग्जिस्टेंस है, इस तथ्य का अस्तित्व है, तो माना जाएगा कि वो तथ्य प्रूव हो गया है, साबित हो गया है। एक तरीका बताया, बट मैं आपको बताना चाह रहा हूं आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर बिफोर इट। अल्टीमेटली आपने पीछे देखा सेक्शन 25 में कि कन्फेशन कैन नॉट बी प्रूव, 26 में देखा कैन नॉट बी प्रूव, बट एक एक्सेप्शन आया। सेक्शन 27 में देखा मे बी प्रूव्ड, 23 सबसेक्शन 2 उसके प्रोवाइजो में देखा मे बी प्रूव्ड। प्रूव्ड की डेफिनेशन मे बी प्रूव्ड। तो जब उसको प्रूव किया जा रहा होगा तो कोर्ट देखेगी। कैसे देखेगी? तो उसके सामने जितना भी मैटर है उसको कंसीडर करने के बाद, और इस मैटर में कन्फेशन भी आता है, इस मैटर में कन्फेशन भी आता है। यहां एविडेंस बिफोर इट नहीं लिखा लेजिस्लेचर ने प्रूव की डेफिनेशन में कि आफ्टर कंसीडरिंग एविडेंस बिफोर इट ना लिखकर उन्होंने लिखा आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर बिफोर इट। अर्थात इस कन्फेशन को भी कंसीडर करने के बाद कोर्ट चेक कर सकता है कि इस फैक्ट की एग्जिस्टेंस है या नहीं।
अर्थात यहां सेक्शन 30 में बार बार करें द कोर्ट मे कंसीडर इट। इट मींस क्यों कंसीडर करेगी कि उसको चेक करना है कि कोई फैक्ट प्रूव हुआ नहीं हुआ। और क्यों कंसीडर कर सकती है, क्या वो इस मैटर में आता है? हाँ, सेक्शन 30 सपोर्ट कर रही है, इस मैटर में आता है। और उसको कंसीडर करने के बाद चेक कर सकती है कि कोई फैक्ट प्रूव हुआ या नहीं। तो एक बात तो तय है कि बेशक ये एविडेंस नहीं है, मैटर में आता है, एविडेंस तो नहीं है को एक्यूज का, बट उसे कंसीडर तो किया जा सकता है। एक तो प्रूव्ड की डेफिनेशन से निकल कर आता है कि उसको कंसीडर किया जा सकता है, और दूसरा सेक्शन 30 से निकल कर आता है कि उसको कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन किस वे में कंसीडर किया जा सकता है वो कश्मीरा सिंह ने बताया, भुवानी साहू ने बताया। तो दोस्तों, इतनी सारी बातें पढ़ने के बाद वीडियो जरूर आज लंबी हो गई, बट मुझे उम्मीद है कि को एक्यूज का जो कन्फेशन है इसके बारे में आपको क्लैरिटी आ गई होगी। अगर कोई फिर भी आपका क्वेश्चन है तो कमेंट करके बताइए। इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हाइप कर दीजिए, ज्वाइन कर लीजिए चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही वीडियोस आपको और मिलती रहेंगी। आज की वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे डाइन डिक्लेरेशन सेक्शन 32 इंडियन एविडेंस एक्ट करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 26 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।